आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बड़ा सवाल ये इस वक्त है कि आखिरकार विजय माल्या कहां हैं। ये सवाल सरकार का भी सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि अब सरकार पर ही विजय माल्या के फरार होने में मदद करने का आरोप लग रहा है। लेकिन आज खुद विजय माल्या ने सफाई दी है। हालांकि वो खुद सामने नहीं आए, उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया और कहा कि वो भगौड़ा नहीं है। आपको माल्या की सफाई भी दिखाएंगे और दिखाते हैं 9,000 करोड़ के कर्जदार की जन्नत। यहाँ वहां आखिर कहां है हमारे आपके खून पसीने की कमाई को डकारने के आरोपी मिस्टर विजय माल्या। मिस्टर इसलिए क्योंकि कर्ज तो एक किसान भी लेता है, मामूली सी रकम का कर्ज, और उसे चुकाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन विजय माल्या अरबों खरबों का कर्ज लेते हैं और सारी दुनिया के सामने उसे अपने ऐशो आराम में उड़ाते हैं, लेकिन कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। जब हल्ला मचता है तो विजय माल्या का सुराग नहीं मिलता। ऐसे में अंदेशा है कि वो देश छोड़ लंदन फरार हो गए। लंदन के 2 महलनुमा आलीशान बंगलों तक आज तक पहुंचा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच खुद विजय माल्या ने दी है सफाई। विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा कि वो भगोड़ा नहीं है। विजय माल्या ने लिखा, मैं अंतरराष्ट्रीय कारोबारी हूँ, मैं बाहर आता जाता रहता हूँ, मैं भागा नहीं हूँ और न ही भगोड़ा हूँ। एक सांसद होने के नाते मैं कानून की इज्जत करता हूँ। हमारी न्यायिक व्यवस्था मजबूत और सम्मानित है, लेकिन मीडिया ट्रायल ना हो। When the matter is pending, it is reserved for orders. लेकिन विजय माल्या के सामने ना आने को लेकर अब कटघरे में सरकार तक आ गई है, और निशाना साधने वालों में सिर्फ विपक्षी नहीं, अपने भी हैं। शिवसेना ने विजय माल्या को आर्थिक आतंकवादी बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। मुखपत्र सामना में लिखा, माल्या इस देश का आर्थिक आतंकवादी, जिसे केंद्र सरकार ने देश के बाहर भागने दिया। इस देश के कानून की पुंगी कर धर्मात्मा विजय माल्या देश से भाग गए। देश के बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए कर्ज दबाकर, सरकारी तिजोरी को चूना लगाकर एक उद्योगपति कैसे भाग जाता है? ये सवाल अब सरकार से कोई ना पूछे। देश की अर्थव्यवस्था कितने कामचलाऊ पैरों पर खड़ी है, इसका ये उत्तम उदाहरण है। कर्ज देने का राष्ट्रीय कार्यक्रम यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुआ और कर्ज डुबाकर भाग जाने का कार्यक्रम एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुआ। महाराष्ट्र का किसान कर्ज वसूली की परेशानी से आहत होकर आत्महत्या कर रहा है। उसका कर्ज 5 से 25 हजार का होता है। राजनेताओं ने कई बार माल्या के महंगे और अमीरी का नमक खाया है। सभी क्षेत्रों के लोगों ने माल्या की खूब सेवा की है। किसी ने उसे कर्ज दिया, किसी ने कर्ज डुबा दिया, तो किसी ने उसे देश के बाहर भाग जाने में मदद। देखिए, विजय माल्या जी को सरकार ने देश छोड़कर भागने का मौका दिया, और ये स्पष्ट है। जब सीबीआई ने लुकआउट नोटिस भेजा था कि अगर ये देश से जाते हुए मिले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसमें संशोधन होता है कि अगर ये विदेश में कहीं जाएं तो एग्जिट पॉइंट से उनका जो ट्रेवल प्लान उसकी सूचना दें। तो इसका क्या मतलब है? ट्रेवल प्लान सूचना मिल गई और वो सूचना प्राप्त हो गई सीबीआई को और वो बाहर चले गए। इंसान जो टैक्स पेयर्स का, आम आदमी का 9,000 करोड़ के ऊपर पैसा दबा करके बैठा है, तो कई सवाल जो मिस्टर माल्या से करने चाहिए वो लोग अपने जहन में लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि शायद 30 मार्च को यहाँ से निकलकर मिस्टर माल्या भारत तक अपना सफर तय करें, और अगली बार जब हम यहाँ आए तो फिर एक बार गेट और पुलिस कर्मियों से ही सिर्फ मुलाकात करके वापस ना जाना पड़े। लवीना टंडन, आज तक, ट्विन विलेज, हर्टफोर्डशायर। विजय माल्या कहां है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो कहां हो सकते हैं इसकी तलाश आज तक ने भी की और पहुंच गया हिंदुस्तान से बहुत दूर, लंदन। लंदन में विजय माल्या के 2 आलीशान बंगलों का पता चला। आपको दिखाते हैं कि 9,000 करोड़ के कर्जदार यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के मालिक विजय माल्या ने इस बंगलों की शान शौकत को कैसे बरकरार रखा है। हिंदुस्तान की तमाम सरकारी एजेंसियां विजय माल्या की तलाश कर रही हैं और आज तक भी
विजय माल्या की तलाश में 7 समंदर पार लंदन तक पहुंचा। लंदन में आज तक को मिला 9,000 करोड़ के कर्जदार का महलनुमा आलीशान बंगला। नौ 9,000 करोड़ के कर्जदार का 30 एकड़ में फैला महल। नौ 9,000 करोड़ के कर्जदार के बंगले में खड़ी लग्जरी गाड़ियां। नॉर्थ लंदन के हर्टफोर्डशायर के ट्यून विलेज में बना ये महलनुमा बंगला लेडी वॉक विजय माल्या का है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत को छोड़कर माल्या अब इसी बंगले में आप बसे हैं। हालांकि महलनुमा इस बंगले की हिफाजत भी किले नुमा है। चारों ओर लोहे की रॉड से बनी ऊंची चारदीवारी और वैसा ही भारी भरकम आयरन गेट। इस बंगले की कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए मानी जा रही है। हालांकि कोई इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा कि माल्या इस वक्त यहां हैं या नहीं। हार्टफोर्डशायर में ट्विन विलेज, जहां पर मिस्टर विजय माल्या ने ये आलीशान घर 30 एकड़ में जो कहते हैं फैला हुआ है, लुई हैमिल्टन से खरीदा था। ये कोई आम गांव नहीं है। जब हम गांव की बात भारत की करते हैं तो एक अलग तरह की तस्वीर उभरती है, लेकिन ये मिलियनर, यहाँ पर मिलियनर गांव का चलन है। मिलियनर गांव की गिनती में भी ये ट्विन विलेज आता है। यहाँ घरों की कीमत 1 मिलियन पाउंड से करीब 1 मिलियन पाउंड से, अमूमन घरों की कीमत 1 मिलियन पाउंड से ऊपर है। हिंदुस्तान में विजय माल्या के कर्जदार होने की शोहरत लंदन तक पहुंच चुकी है और लोग भी बेताब हैं एक ऐसे कर्जदार को देखने के लिए जिसे उसने हमेशा राजा की तरह जिंदगी जीते देखा है और आज भी वो उसी बेफिक्री से जी रहा है। आज तक को लंदन में ही विजय माल्या के एक और बंगले का पता चला। 9,000 करोड़ के कर्जदार के लंदन में 2 आलीशान बंगले। लंदन के बीचों बीच बना है विजय माल्या का दूसरा बंगला। लंदन के बीचों बीच स्थित बेकर स्ट्रीट पर मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम की इमारत से सिर्फ 2 इमारत दूर ये बंगला भी विजय माल्या का आशियाना है। मेन लंदन में बने इस बंगले की कीमत भी 15 करोड़ से कम नहीं आंकी जा रही। अब सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में 9,000 करोड़ रुपए का कर्जदार अपने इन बंगलों में से किसी एक में है? लंदन में रहने वाले लोग भी हैरान हैं कि आखिर कैसे इतना बड़ा रईस कारोबारी कानून को धत्ता बता सकता है। मुझे ये जानकारी है कि वो यहाँ पर कोई 5-6 महीना पहले मूव हुए थे। इस विलेज में नहीं, वो विलेज जो नेक्स्ट है उसमें मूव हुए थे। तो वो नया मकान था, वो पहले लुइस हैमिल्टन के डैड का था। फिलहाल विजय माल्या के बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। सामने है तो लंदन के वो आलीशान आशियाने जहां विजय माल्या हो सकते हैं, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं हो रही। हर किसी की जुबान पर ताला है और बंगलों के गेट बंद हैं। खुद विजय माल्या खुद को भगोड़ा नहीं मानते, लेकिन अपने ट्वीट में उन्होंने अपने ठिकाने का खुलासा नहीं किया है। ऐसे में इंतजार अब उनके सामने आने का है। वैसे भारतीय एजेंसियां भी लंदन में अपने दूतावास के जरिए माल्या की तलाश में जुटी हैं। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। विजय माल्या ने ऐसे वक्त में देश छोड़ा जब उन पर ईडी, सीबीआई और तमाम वित्तीय संस्थाएं शिकंजा कसने की तैयारी में थी। पिछले हफ्ते ही ईडी ने उन पर मामला दर्ज कराया था और सीबीआई की रिपोर्ट में तो यह साफ खुलासा हो चुका था कि कैसे विजय माल्या पर बैंकों ने कर्ज की शक्ल में मेहरबानी की बारिश की है। जिस विजय माल्या को दोनों हाथों से कर्ज का दान देश के तमाम बैंक लुटाते रहे, उनके खिलाफ कानूनी शिकंजे की शुरुआत प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से हुई। निदेशालय ने विजय माल्या, किंगफिशर के चीफ फाइनेंशियल अफसर ए रघुनाथन और आईडीबीआई बैंक के 5 अफसरों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया। यह माल्या के खिलाफ पहला आपराधिक मामला था। ईडी के मुताबिक किंगफिशर ने आरबीआई नियमों की धज्जियां उड़ाई। आईडीबीआई बैंक ने कानून को ताक पर रखकर 950 करोड़ का कर्ज दिया। बैंक ने किंगफिशर की माली हालत खराब होने के बावजूद लोन दिया।
लोन का इस्तेमाल भी किसी और काम में हुआ। 950 करोड़ में से 200 करोड़ से ज्यादा की रकम देश के बाहर भेजी गई। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की बुनियाद सीबीआई की वो जांच रिपोर्ट भी बनी, जिससे ये साफ होता है कि कैसे एक महीने के भीतर 1150 करोड़ का कर्ज विजय माल्या की कंपनी के नाम कर दिया गया। मसलन 7 अक्टूबर 2009 को 4 बैंक अफसरों ने 150 करोड़ का शॉर्ट टर्म लोन दिया। 4 नवंबर 2009 को सिर्फ 2 अफसरों ने 200 करोड़ के लोन की मंजूरी दे दी। 27 नवंबर 2009 को 700 करोड़ का कर्ज जारी कर दिया गया। माल्या पर कर्ज की बौछार होने के सच की तहकीकात हुई तो सीबीआई का कई चौंकाने वाले सच से सामना हुआ। आईडीबीआई ने 1150 करोड़ का कर्ज तब दिया जब उसे किंगफिशर की माली हालत का पता था। उसे पता था कि विजय माल्या पहले से 4000 करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबे हैं। माल्या पर ऐसी ही मेहरबानी बाकी बैंकों ने भी की और माल्या ने करीब 4000 करोड़ की विशाल रकम विदेशी खातों में भेजकर इन बैंकों को बता दिया कि चूना कैसे लगाया जाता है। वीरेंद्र सिंह घुनावर, मुंबई, आज तक। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद प्राची ने भी अनुपम खेर पर निशाना साधा है। साथ ही प्राची ने चुनौती दी है कि अगर अनुपम खेर में हिम्मत है तो वो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं। हमें इस तरह की बयानबाजी। So this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And